नमस्कार सभी को। नमस्कार। तो बच्चों, आज हम अपने 8वीं कक्षा के हिंदी विषय के अपने मधु कलश इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सहायक पुस्तिका के अंतर्गत बड़ी ही नई और रोचक कहानी पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत हमें देखना है, आपको तो बचपन में आपने कई राजकुमार और राजकुमारियों की कहानियाँ सुनी होगी। ऐसे ही एक राजकुमार की कहानी से परिचय करवाने वाला अपने मधु कलश का पाठ क्रमांक 10 शिकारी राजकुमार। ये राजकुमार तो हैं, लेकिन शिकारी राजकुमार हैं। तो ऐसे ही अपने खुशी के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करना उचित नहीं है। यदि किसी को मारना ही है ना, तो बुराई और बुरे कर्मों करने वालों को मारना चाहिए। इस कहानी में सन्यासी ने राजकुमार को यही शिक्षा दी है। अब राजकुमार को सन्यासी आखिर क्या शिक्षा देते हैं? और राजकुमार जंगल में शिकार के लिए जब जाते हैं तो सन्यासी महाराज से मुलाकात कैसे होती है? क्या राजकुमार किसकी शिकार करते हैं? राजकुमार के जीवन में नई प्रेरणा कौन देते हैं? गौर से देखिएगा। शिकारी राजकुमार। अपने आज के कहानी का नाम है शिकारी राजकुमार। मई का महीना था और दोपहर का समय था। सूर्य की किरणें सामने से हटकर सिर पर जा पहुंची थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी उसके भय से थरथर कांप रही थी। ठीक ऐसे ही समय एक मनुष्य एक हिरण के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाए जा रहा था। उसका मुंह लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ, किंतु मृग भी वायु वेग से जा रहा था। देखो, यानी मई का महीना था। आपको भी पता है बच्चों, मई के महीने में किस तरह की धूप आग बरसाती है, सूरज किस तरह का आग बरसाता है। और ऐसा प्रतीत हो रहा था, यानी ऐसा मालूम हो रहा था कि पृथ्वी मानो भय से कांप रही थी। इतनी तेज धूप बाहर नजर आ रही थी। और इतने में एक मनुष्य हिरण के पीछे, हिरण यानी मृग, मृग के लिए पर्यायवाची शब्द है हिरण, हिरण के पीछे तेजी से हिरण को तेजी से दौड़ाए जा रहा था। और घोड़े पे बैठकर वो घुड़सवार दौड़ रहा था। और उस राजकुमार का मुंह तो देखो लाल हुआ था और पसीने से घोड़ा लथपथ हो गया था। किंतु मृग भी वायु वेग से जा रहा था। वायु वेग यानी हवा की तरह तेज दौड़ रहा था, हवा से बातें कर रहा था। इसी दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। और बच्चों, इसी पर उसका जीवन निर्भर था। मृग का भागना उसे इस बात का अवसर न देता था कि वह बंदूक को संभाल ले। यानी इतनी तेज रफ्तार से वो मृग भाग रहा था। मृग और अश्वरोही के बीच अधिक अंतर होता जाता था। अचानक मृग पीछे की ओर मुड़ा। सामने ही राह बंद थी। उसका शरीर शिथिल पड़ गया था। शिथिल यानी ठंडा। उसने एक करुणा भरी दृष्टि चारों ओर फेंकी, किंतु उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दे रही थी। यानी उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु नजर आ रही थी। अश्वरोही के लिए इतना समय बहुत था। अश्वरोही यानी घुड़सवार। उसकी बंदूक से गोली क्या छूटी, मानो अग्नि का एक प्रचंड ज्वाला उगल दी। हिरण भूमि पर लौट गया, यानी हिरण अब भूमि पर पड़ गया था। मृग पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था बच्चों। और अश्वरोही की आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। मृग बेचारा तड़प रहा था, लेकिन अश्वरोही खुशी के मारे उछल रहा था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अचानक उसने अपने सामने एक सन्यासी को खड़ा पाया। उतने में एक सन्यासी अश्वरोही के सामने आता है। मृग को देखकर सन्यासी ने कहा, राजकुमार, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा। इतना बड़ा मृग इस सीमा में कभी कभी दिखाई देता है। राजकुमार के अचंभे की सीमा न रही। उसने देखा, साधु से पहचानता है। राजकुमार बोला, जी हाँ, मैंने आज तक इतना बड़ा हिरण नहीं देखा, लेकिन इसके पीछे मुझे बहुत हैरान होना पड़ा है। सन्यासी ने दयापूर्वक कहा, निसंदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम यहाँ ऐसी कड़ी धूप में कब तक खड़े रहोगे? मेरी कुटी समीप है, वहां चलकर विश्राम कर लो। यानी बड़े मृगों को लेकर सन्यासी और राजकुमार उनके कुटिया की ओर जाते हैं। और देखते हैं कि सन्यासी और राजकुमार वहां पर कुटिया के अंदर जाते हुए सन्यासी महाराज राजकुमार को कौन सी शिक्षा देते हैं। गौर से देखिएगा। यह चित्र में हमें नजर आ रहा है, सन्यासी आगे, पीछे राजकुमार। सन्यासी के कंधों पर हिरण है, यानी मृग है, और राजकुमार के हाथों में घोड़ा है। यह कहकर सन्यासी ने उस मृग का रक्तमय शरीर
ऐसी सुगमता से उठाकर कंधे पर धर दिया मानो वह एक घास का गट्ठा हो। यहाँ पर चित्र में भी हमें नजर आ रहा है सन्यासी मृग को लेकर कैसे जा रहा है। राजकुमार सन्यासी के पीछे पीछे चल दिया। उसे सन्यासी के शारीरिक बल पर आश्चर्य हो रहा था। यानी सन्यासी आगे चल रहा था और राजकुमार उसके पीछे। राजकुमार को बड़ा अचरज हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों के बीच थी। कहाँ थी सन्यासी की कुटी? हरे भरे वृक्ष जो थे, हरे भरे जो पेड़ थे, उसी पेड़ों के बीच सन्यासी की कुटी थी। शीतल मंद सुगंधित वायु चढ़ रही थी। वहां की शीतल वायु का प्रभाव राजकुमार पर ऐसा पड़ा जैसे मुरझाए हुए वृक्ष पर वर्षा का। यानी ये प्रसन्नतापूर्वक माहौल राजकुमार को बड़ा पसंद आया, रोचक लगा। राजकुमार जाकर सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्तिपूर्वक बोला, महात्मा जन, आपका प्रेम सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थी के बंधन में न पड़ा होता तो आपके चरणों में पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी न करता। सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी इच्छा है तुम कुछ दिन यहाँ ठहरो। तुम भी आखिर प्रिय हो और मैं भी। हम दोनों को अपने अपने गुण दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। तुम रुको और शिकार में मेरा साथ दो। सन्यासी महात्मा शिकार खेलते ही सोचकर राजकुमार को हैरानी हुई। राजकुमार कहता है, क्या ये तो सन्यासी महाराज है, साधु महाराज है, महात्मा जन है, ये भी शिकारी खेलते हैं। कुछ सोचकर विचार कर उसने कहा, सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार कर लिया और शरण देने के लिए धन्यवाद दिया। यानी वहाँ पर रुकने के लिए राजकुमार तैयार हो गया। रात के 10 बजे का समय था। सन्यासी ने कहा, अब हमारे चलने का समय हो गया है। राजकुमार पहले से ही तैयार था। दोनों शिकारी नदी के तट पर निकले। अब सन्यासी और राजकुमार दोनों शिकारी क्या हुआ, अब नदी के तट पर निकल गए थे। क्या सन्यासी और राजकुमार शिकार कर पाते हैं या नहीं? क्या सच में सन्यासी जानवरों की शिकार करते हैं? राजकुमार को आश्चर्य क्यों होता है, ये जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए प्रस्तुत कहानी गौर से पढ़िएगा। मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद। शुभ दिन।